हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेड एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट का 1 और 2 देख चुका हूं, तो चलिए हम लोग आज लेके चलते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें से मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हो गया है। अब हम लोग 3 देखेंगे। तो आपको मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये जितने मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट जो देख रहा हूँ वो क्या है आपका, वो आपका क्लास 9 से लेकर 9 से 10th और 11 से 12th ये सबों का बीपीएससी टीचर का है। बीपीएससी टीचर जो आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके दिसंबर या जनवरी फरवरी में जो भी एग्ज़ाम आएंगे, जिसका फॉर्म फिल अभी कुछ दिन में शुरू होने वाला है दुर्गा पूजा के बाद, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 9th क्लास से लेकर 12th तक इन सबों का बीपीएससी जो टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी बेसिक, एनसीईआरटी आप लोग याद रखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सभी क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। सब क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है और हाँ ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक सेट से आपको देखने को शायद मिल सके। मैं कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद प्रत्येक सेट में, और सभी सेट में मात्र 40 क्वेश्चन है। मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, रोज़ आपको एक सेट दूंगा, एक सेट आपको 40 क्वेश्चन, मात्र कितना 15 से 18-20 मिनट लगेंगे आपको। 15-20 मिनट आपको देखना है, इस 40 क्वेश्चन को माइंड में सेटअप कर लेना है। जो आगामी आने वाला जो परीक्षा है आपके, उसमें आपको ये क्वेश्चन सब नहीं छूटेंगे। तो एक नज़र आपको डालना है और हाँ स्किप नहीं करना वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, 15-17 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत ही छोटा वीडियो हो गया है। तो इसलिए स्किप ना करेंगे। और जो मैथ का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मैथमेटिक्स है, तो मैथ का पोर्शन को मैं क्या करूँगा, उसके मैं क्वेश्चन को खाली पढ़ लूँगा, उसका आंसर मैं बता दूंगा। क्योंकि यदि उसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से 4 से 5 मिनट का समय मेरे को लग जाएगा। फिर भी आपको समझ में ना आए उसका अलग से टाइम लगेगा। वो भी आप कमेंट बॉक्स में वो करिए कि सर ये कैसे हो गया 14 नंबर का, 11 नंबर का, यहाँ ऐसे नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, उसमें ज़्यादा टाइम टेकन लग जाता है, तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, मैं इसका बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके उसका आंसर आप लोग देखिएगा मिलाकर, तो आता है कि नहीं बस। तो चलिए, और मैं एक नंबर देता हूँ आपको, यदि इन सबों का किसी को पीडीएफ चाहिए, चाहे इससे भी बहुत सारे पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ, उन सबों का यदि पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग वीडियो की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए नंबर नोट कर लीजिए, 9142650549, 9142650549। इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके आप लोग किसी भी चीज़ का पीडीएफ, चाहे वो आपका इससे पहले 9-10th का हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, या साइंस के जो पोर्शन है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो साइंस से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि उन सब वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिजिक्स का होगा उसमें, बायोलॉजी का हो गया, उसमें बहुत सारे वीडियो मैं बनाया हूँ। तो चलिए आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो का सेक्शन में लास्ट में जाकर लाइक करिएगा, और वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का लिंक, उससे जाकर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको आगामी आने वाले जितने भी नोटिस हो, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, सभी उस ग्रुप में आपको मैसेज जाता रहेगा। आपको थोड़ा सा भी इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है कि कैसे हमारा आगे आने वाला जो आप लोग बीएड वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, स्टेट वाले हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, जो दिसंबर में होंगे चाहे जनवरी में होंगे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग परेशान होइएगा कि कैसे एग्ज़ाम आएगा, कौन सा फॉर्म कितना दिन में भराएगा, कब आएगा फॉर्म, उस सब की जानकारी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ कर वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ आप लोग ऑनलाइन बात कर सकते हैं, सर का मैसेज जाएगा, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा कहता है 3 नंबर चैप्टर का, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में डैश शामिल है। 4 मूलभूत तत्वों में क्या शामिल है, तो इसका आंसर हमारा 2 जाएगा। क्या क्या हो जाएगा वो 4? हो जाएगा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये चारों का बहुत आवश्यक है मूलभूत तत्वों को प्रकाश संश्लेषण के लिए। जब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि जब सूर्य की किरण से खाना बनाते हैं, पत्ते पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, तो पत्तियों के लिए 4 चीज़ का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते 2 नंबर, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। कब भाग लिए थे, तो ये तो सभी को पता होगा, 1857 का जो पहली क्रांति हुई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब,
टाटा टोपे, मंगल पांडे, इन सबों ने बढ़ चढ़ कर जो शामिल हुए थे, भाग लिए थे, तो उन्हीं का चर्चा किया है। तो टाटा टोपे क्या थे? 1857 की क्रांति में नेता थे, उसके सेनापति थे नाना साहब के। तो वो 1857 इसका ईस्वी पूछा है आपसे। आगे पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1973 में केशवानंद भारती केस में इन प्रश्नों को उठाया गया था कि प्रस्तावना को कैसा किया जाए। तो प्रस्तावना का संशोधित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? जब एक ही दिशा में खींचेंगे तो हमारा बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, स्प्रिंग टाइड्स। बृहत बहुत ज़्यादा, बृहत मतलब बहुत ज़्यादा, लघु मतलब कम, छोटा सा, बृहत मतलब बहुत ज़्यादा ज्वार भाटा आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त निवेश संबंधित लीक लिए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, डैश से संबंधित है। तो वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा, चलिए तो 5 का जो आंसर जाएगा वो आपका हो जाएगा, आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 होगा मोशक फोनसेका एवं कंपनी, मोशक फोनसेका एवं कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7 नंबर कहता है, 1 मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छा से दिखेगा आपको। अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो किसके खिलाफ लड़ा था? तो हमारा चांद बीबी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। आगे बढ़ते हैं। सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सागा 220 क्या है? मतलब ये सागा SAGA सागा 220 क्या है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? यह हमारा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सचिन देखिए मैथमेटिक्स का पोर्शन आ गया। क्या करेंगे इसको आप लोग? अभी बनाने बैठेंगे तो 5 मिनट 4 मिनट हमको लग जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आया उसका अलग से प्रॉब्लम, उस पर आप कमेंट में करिएगा सर इसके बाद कैसे हुआ, समझ में नहीं आया, उसको फिर बताने में टाइम लगेगा हमें। इसीलिए मैं इसका आंसर बताते जाऊँगा, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ बस। सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों का पूर्णांक समान है, ठीक है। तो सचिन को दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? दोनों विषय में पूछ रहा है। 70% मैथ में था और साइंस में 60 था। अब दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा करके, तो 65% इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 7 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती? कौन सी नहीं कर सकती? वो हमारा हो जाएगा इसका आंसर 52। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है? 11 नंबर वर्क का क्वेश्चन है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। देखिए A और B एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि A अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है तो ज्ञात कीजिए कि B एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। B जो है एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है? तो ये आपका 1/24 हिस्सा खोद सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 12 नंबर की ओर। साधारण ब्याज की सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब मैथमेटिक्स का पोर्शन चल रहा है। तो साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगना हो जाएगी? स्वयं का दुगना कितने वर्ष में होगा? तो 8.1/3, 8 × 24 और 1 25/3%। चलिए आगे बढ़ते 13 नंबर। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन है आपका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी भी देखने को मिल जाएगा आपको इसमें, फिजिक्स भी आ गया है, मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, सब मिक्स क्वेश्चन है इसमें 40 क्वेश्चन में। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो आसान सा क्वेश्चन है, डोडा बेटा। नीलगिरी डोडा बेटा साउथ की, दक्षिण भारत की है, ये सब तमिलनाडु में है डोडा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस उपन्यास का हिस्सा है? वंदे मातरम जो है वो हमारा किस उपन्यास का हिस्सा है? तो आनंद मठ का हिस्सा है। वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। 1937 में जो आयोजन हुआ था कांग्रेस का, वो कौन सा गांव में हुआ था? फैजपुर।
फैजपुर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। कहाँ पर अरुणा असफ अली जो है वो कहाँ पर, अरुणा असफ अली कहाँ पर झंडा फहराया था? इसके ऑप्शन चलिए देखते हैं। वो फहराया था बम्बई में, ग्वालियर टैंक। चलिए बम्बई में ऑप्शन 4। मुंबई का जो ग्वालियर टैंक था, ग्वालियर टैंक मैदान था, ग्वालियर क्या है, टैंक मैदान है, ग्वालियर टैंक नाम का एक मैदान है, वहीं पर क्या है, मुंबई में है, वहीं पर अरुणा असफ अली ने झंडा फहराया था। चलिए आगे देखते 17 नंबर रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। देखता है विकल्पों में उस संख्या की पहचान करना है जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। जो श्रेणी से संबंधित नहीं उसकी पहचान करना है। तो आपको पहचान करना है तो कैसे पहचान करिएगा? तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, इसमें 6 जोड़े हैं, 17 6 23, यहाँ 7 जोड़े हैं, फिर यहाँ 8 जोड़े हैं, अभी यहाँ क्या 9 जोड़ना चाहिए। तो 38 में से 9 जोड़ते तो कितना होता? तो 47 होता। माना कि इसको 47 हो जाता। अब यहाँ 10 जोड़ेंगे, देखिए 57 हो गया। तो इस प्रकार से संबंधित नहीं है तो हमारा 46 पकड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ 9 जोड़ना था लेकिन यहाँ इन्होंने 8 जोड़ा। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग को ये छोटा सा इसीलिए आसान सा था, बहुत छोटा सा था, 1 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर बन गया, इसीलिए मैं इसे बता दिया। जो लॉन्ग जाएगा पोर्शन उसे बताना थोड़ा संभव है, असंभव है, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा वो। चलिए इसका आंसर 46 हो गया। आगे देखते हैं 18 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम जो है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 9600 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करिए। संख्याओं का योग ज्ञात करना आपको। तो इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसका एलसीएम गुने एचसीएफ का फॉर्मूला होता है। इस पर आप लोग बैठा लीजिएगा तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो आपका आएगा 200। इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। 1:2 वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? πr² होता है। तो इसका अनुपात दिया हुआ 1:4। इसको सॉल्व करिएगा इसी फॉर्मूला पर आप लोग। तो इसका जो अनुपातों का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1:16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 4 16, सामने दिख रहा है आपको। 4 का स्क्वायर 4 4 16, 1:16। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन मार्क के क्या जगह पर क्या आएगा। इसको रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए ये आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग दिमाग लगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। चलिए आसान सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा। ये 256 दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इससे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब वही मैं बता देता हूँ। चलिए 6 दूनी 12, तो 12 12 144 होता है। 5 दिया 15, 15 15 225 होता है। ठीक है, उसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। 3 तरीके 6, 6 के 36, वैसे यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कहता है 21 नंबर। इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ओजोन परत का बढ़ना, ऑप्शन नंबर 4। CSIR का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म, CSIR इसका फुल फॉर्म पूछा आपसे, तो इसका जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, ऑप्शन नंबर 2, एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। चलिए 23 में देखते हैं। एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जाती, उसे किस प्रजाति कहा जाता है? उसे कैसा प्रजाति कहता है? लुप्त प्राय। अपने स्थान पर भी लंबा समय तक खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगी, तो लुप्त होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, आपको लुप्त प्राय प्रजाति उसे कहा जाता है। 24 में आगे बढ़ते हैं। 24 हमारा कहता है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? उसका जो बागडोर संभाली थी वो समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त ने संभाली थी। ये गुप्त वंश से बिलोंग करते हैं सभी। आगे देखते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है? मतलब खाना पीना प्राप्त करता है, वो बीजांडासन, प्लासेंटा। चलिए आगे देखते हैं। 26 कहता है हमारा डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। कौन सा है स्मारक हो जाएगा वो? तो आपका हो जाएगा सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है। आगे देखते हैं 27 नंबर। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? तो यह तारापुर हो जाएगा, महाराष्ट्र में।
नाभिकीय शक्ति केंद्र ये कहाँ हो जाएगा? तारापुर, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, नीला थोथा का रासायनिक नाम। चलिए आपको पहले से पता होगा तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी, नीला थोथा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, चलिए ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। आगे देखते हैं, इसका मात्रक है तो डेसिबल में। 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो KALI काली 5000 है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? DRDO और बार्क। DRDO और बार्क के माध्यम से इसे विकसित किया गया था। आगे देखते हैं 31 नंबर, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? UN, यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का कौन सा एक अंग नहीं है? तो राज्य परिषद। यह हमारा यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है। आगे देखते हैं 32 नंबर, कहता है हमारा निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? अब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई क्या नहीं होगा? तो ICICI। ये देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के कहने का मतलब क्या है कि सभी कोई आप लोग वहाँ काम कर सकते हैं। NTPC में सार्वजनिक क्षेत्र है। भेल भी आपका सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। और आगे देखिए BCCL, भारत कोल कोकिंग लिमिटेड, ये कोयला वाला क्षेत्र है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये सार्वजनिक क्षेत्र है। तो एक प्रकार का ICICI बैंक देखिएगा, या ICICI बैंक की बात कर रहा है, ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर आपका लिमिटेड सीट जो होती है वो कन्फर्म होती है, उसी के दौर बैंक में रखा जाता है। 33 नंबर देखते हैं, कामत, नमचा बारवा और गुरला मंधाता निम्नलिखित में से किसके नाम है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बहुत पहले से ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्या पर्वत चोटी है, पर्वत की चोटी है। नामचा बरुआ क्या है? ये पर्वत का चोटी है, अरुणाचल प्रदेश में है आपका। तो ये सब भी आपका कहीं कहीं ना कहीं आता ही है। तो ये बोला जाता है कि नामचा बरुआ, कामत और क्या गुरला मंधाता, ये क्या है? तो ये हिमालय की पर्वत की चोटी है। हिमालय का जो पर्वत जो बिखरा हुआ है, हिमालय आपका श्रृंखला, उसकी पर्वत का ऊपरी चोटी है। 34 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? ग्रामीण विकास का क्या? शहरी ऋण। शहरी ऋण, ये शहरी ऋण क्या हो गया? शहरी के रिलेटेड हो गया, तो ग्रामीण विकास का ये समर्थन नहीं करेगा। आगे देखते हैं 35 कहता है 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? हाँ देखिए, तो वही बात हो गया, दिल्ली का जो विधानसभा असेंबली था, तो कौन सा दो गो केंद्र ने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। ये भी आसान से क्वेश्चन सभी को पता होगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों मिलकर बम फेंका था दिल्ली का असेंबली हॉल में। आगे चलते हैं 36 में, कहता है ऊष्मा संतुलन, हीट बजट क्या है? ऊष्मा संतुलन क्या है? क्या आपका हो जाएगा? पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मीय ऊष्मा के बीच संतुलन है। चलिए 36 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 में, कहता है 24वां जैन तीर्थकर का नाम क्या था? 24वां जैन तीर्थकर, यह महावीर स्वामी। 24वां कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। आगे बढ़ते हैं 38 कहता है हमारा विश्व का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में डैश से डैश भेजा गया। कहाँ से कहाँ भेजा गया? कौन जगह था पहले, और उसके बाद वो कौन जगह हो गया भाई? तो आपका इलाहाबाद था, और उसके बाद वो नैनी हो गया। ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ये दोनों कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, दोनों कहाँ आपका? यूपी में है। और देखा जाए तो इलाहाबाद और नैनी के बीच ज़्यादा दूरी नहीं है, बस आसपास में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के डैश के कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंग के विवर्तन, डिफ्रैक्शन, जिसे इंग्लिश में डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन के कारण सुनाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंत क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय है वो कहाँ है? आपका जिनेवा में हो जाएगा। जिनेवा कहाँ है भाई? तो स्विट्जरलैंड है। कभी कभी आपका जिनेवा नहीं देगा, स्विट्जरलैंड देगा, तो स्विट्जरलैंड देश के अंदर जिनेवा आती है, तो जिनेवा भी चयन कर सकते हैं। यदि नहीं दे जिनेवा, तो स्विट्जरलैंड का चुनाव आसानी से हम लोग कर सकते हैं।
तो 40 नंबर का जो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ILO इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ हो गया, जिनेवा में हो गया। तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त कर दिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर 3 या मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 जो कि BPSC 9, 10, 11, 12 इन सबों का NCERT बेस्ड ऑल मिक्स्ड क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन है सभी के सभी मिक्स्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको देखने को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सिविक्स, पॉलिटिक्स सभी देखने को मिले, यहाँ तक कि इसका साइंस का भी पोर्शन आपको देखने को मिल रहे थे। इन सबों का मिक्स्ड मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी देखने को मिले थे, सभी का मिक्स्ड आप 40 क्वेश्चन में ही देख लिए। तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल आपको साबित होगी आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका, जैसे कि दिसंबर में हो जाए या फिर जनवरी फरवरी में हो जाए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को आप लोग अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिले। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।